इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये टॉपिक जो है वो ये है कि 122 नौ का जो शोकाज नोटिस होता है वो किन बेसिस की वजह से एफबीआर जो है वो किसी भी बंदे को सेंड करता है। तो देखें, ये सारे रीसेंट वाले मेरे पास जो है 122 नौ के शोकाज नोटिस पड़े हुए हैं। ये भी और इसके बाद ये भी, इसके बाद ये तीसरे पर्सन का, और ये उसको फिर फर्दर एक दोबारा से नोटिस आया था उसी पर्सन को, और उसके बाद एक ये ऑर्डर है 122(1) का, यानी कि कोर्ट ने या एफबीआर ने फाइनली जो डिसीजन जो है वो दे दिया। शोकाज नोटिस के बाद हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद ये डिसीजन आया फाइनली। ये एक एंटायरली डिफरेंट पर्सन का 122(1) का ऑर्डर है। तो अब हम जाते हैं एग्जैक्टली जो लॉ के अंदर है, वर्ड्स हैं, वहाँ से मैं आपको बताऊंगा। देखें, जब भी 122 नौ का शोकाज नोटिस आता है, इसका एक मतलब आप समझ लें कि एफबीआर के हाथ कोई डॉक्यूमेंट जो है वो लग चुका है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके बारे में, आपकी इनकम के बारे में, आपके किसी एक्सपेंस के बारे में, या आपकी किसी रिसिप्ट के बारे में, ठीक है, या कोई आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या आपने कहीं पे कैश इन्वेस्ट किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जब एफबीआर के पास पहुंचता है, तब ही आपको शोकाज नोटिस आता है 122 नौ का। ठीक है, और ये बात यहाँ पे सब सेक्शन 8 में लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स मेड बाय द टैक्स पेयर। ठीक है, कोई भी सेल की है, आपने परचेज़ की है टैक्स पेयर ने, या रिसिप्ट्स ऑफ द टैक्स पेयर फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, अगर सर्विसेज का काम कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, और उस सर्विसेज रेंडर करने पे टैक्स पेयर ने कोई पैसे उसने लिए हैं, रिसिप्ट्स उसको हुई हैं। यानी कि एक मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, क्लिनिक करता है, उसने अपनी इनकम शो की थी सर्विसेज से, जो वो सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है वहाँ से उसने शो किया कि मैं 4 लाख साल का कमाता हूँ। बट एफबीआर के हाथ कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लग गया जिससे उनको पता चल गया कि इसने फ़लाँ जो है इदारे को सर्विसेज दी हैं और 5 लाख वहाँ से भी लिया है। ठीक है, ये है सर्विसेज रेंडर्ड। या एनी अदर रिसिप्ट्स, ठीक है, एनी अदर रिसिप्ट्स दैट मे बी चार्जेबल टू टैक्स, ऐसी रिसिप्ट्स जो कि चार्जेबल टू टैक्स हैं। ठीक है, यानी छोटी मोटी अमाउंट नहीं कि कोई आपकी ऐसी अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, बल्कि कोई ऐसी अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है। इसके अंदर क्या है, मिसाल के तौर पे रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसका दुबई में कोई जो है वो अपना दुबई में कोई रेंटल इनकम आती है, या इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स मोस्टली लोग हाइड करते हैं, आप जानते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स जो हैं ये आपकी रिसिप्ट्स हैं और चार्जेबल टू टैक्स हैं, आपने छुपाई हुई हैं। ठीक है, इसके ऊपर अक्सर नोटिस आते हैं 122 नौ के। अच्छा, उसके अलावा एक्विजिशन, पोजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एनी मनी। ठीक है, एक्विजिशन क्या होता है, परचेज, पोजेशन क्या होती है, आपकी पोजेशन में होना, और डिस्पोजल क्या होता है, उसको बेच देना। ठीक है जी, ख़त्म कर देना। मनी या कोई एसेट या वैल्यूएबल आर्टिकल, यानी एक्विजिशन, पोजेशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट, या एक्विजिशन, पोजेशन और डिस्पोजल ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें आपने कोई एसेट ख़रीदा, कोई जायदाद खरीदी, कोई प्लॉट ख़रीदा, कोई दुकान ख़रीदी, ठीक है, या ऑलरेडी आपके पास थी या आपने बेची, तो एफबीआर के पास जो है 236C या 236K के ज़रिए इन्फॉर्मेशन जाती है। सीपीआर जब आप जनरेट करते हैं तो वो उनको पता चल जाता है। ठीक है, या आपने कोई वैल्यूएबल आर्टिकल ख़रीदी है या आपके पास ऑलरेडी थी या बेची है आपने। ठीक है, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, जैसे आपने शेयर्स ख़रीदे, या आपने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किया जो कि आपकी इनकम से भी ज़्यादा हो गया। तो ये इसकी बेस पे मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जब एफबीआर के पास आ जाता है, हार्ड कॉपीज़ में एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो देन ये सारा प्रोसीजर होता है। 122 नौ का शोकाज नोटिस होगा, हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद 122(1) का ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ पास कर दिया जाएगा, और आपको टैक्स जो है पेमेंट बता दी जाएगी, इतना टैक्स आपने पे करना है, फ़लाँ आपकी इनकम थी वो ऐड कर दी गई आपकी इनकम में, और आप पे फ़लाँ जो है फ़ाइन पड़ गया, ये हो गया, 111 सेक्शन लागू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे के तो उसके बाद आप टैक्स पेमेंट करेंगे ड्यू डेट के अंदर अंदर। अब इसके ख़िलाफ़ अगर आप अपील दायर करते हैं, तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अपील दायर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप अपना पैसा और अपना टाइम जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। चूँकि आपको लॉ का इल्म नहीं है, इस वजह से आप किसी वकील साहब के पास जाएंगे या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो जाके आपसे जो है लाख 1.5 लाख रुपया चार्ज करेगा और आपकी अपील दायर करेगा। ठीक है जी, अगर बड़ी अमाउंट होती है तो बड़ी फ़ीस होती है, कम अमाउंट होती है कम फ़ीस होती है। तो इसमें आप वेस्टेज ऑफ मनी ना करें। ठीक है जी, बाकी मैंने तरतीब भी आपको बता दी कि सबसे पहले
22/9 का शोकाज नोटिस होता है, उसके बाद हियरिंग होती है, ठीक है जी। टाइम और डेट वो बताते हैं एफबीआर वाले खुद आपको। हियरिंग के बाद फाइनली 122(1) का ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए भी हैं ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर दें। मैं होपफुली आपके क्वेश्चन जो है उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ।